एक गांव के बाहर खेतों में एक महिला जिसकी मांग पर सिंदूर लगा हुआ था, अपने साथ बहुत सारी भेड़ बकरियों को लेकर चला रही थी। उसके साथ गांव की और भी कुछ महिलाएं थी और उसकी खुद की चाची भी थी, उसकी भी 2-4 बकरियां थी। तो वह महिला गांव के खेतों में बाहर कुछ बकरियां चरा रही थी। तभी वहां से जाने वाली सड़क के किनारे एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति आकर रुकता है। उसने हेलमेट पहना हुआ था। उसके हेलमेट्स में से बाहर से अंदर की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ सब कुछ दिखाई दे रहा था। आकर के महिला के पीछे की तरफ आ जाता है। महिला ने गोद में एक बकरी को उठाया हुआ था, बकरी के बच्चे को, और आकर के वह युवक कहता है कि मुझे आपकी ये बकरी खरीदनी है जो तुम्हारी गोद में है। लेकिन महिला कहती है कि अभी मैं इसको नहीं बेचूंगी, पहले ये जवान हो जाएगी तो इसको बेचूंगी। लेकिन अगले ही क्षण महिला कंफ्यूज सी हो जाती है, सोचती है कि यह आवाज़ तो मैंने कहीं सुनी है। मुड़कर देखती है तो वह लड़का हेलमेट पहने हुए था। और फिर से वह महिला कहती है कि क्यों चाहिए तुम्हें बकरी। अब वह लड़का फिर से कहता है कि मुझे चाहिए, ज़रूरत है, किसी ने मंगाई है। अब तो दोबारा जब वह आवाज़ सुनती है महिला, तो एकदम से वह समझ जाती है कि आवाज़ किसकी है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो हेलमेट पहन कर आया था उससे कहने लगती है कि हेलमेट उतारो, अभी हेलमेट उतारो, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। तो वह लड़का जब हेलमेट उतारता है तो वह देखती है कि वह तो उसका पति था, जिससे 4 साल पहले वो अलग हो चुकी थी। अब तो उसे देखकर वह रोने लगती है और पति भी उसको देखकर रोने लगता है। और फिर वहाँ पर जो और महिलाएं थी वह आकर के इनको चुप कराते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस कहानी का राज खुलता है। आखिर क्या बात थी जो इस तरह की कंडीशन इन दोनों के बीच में बनी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनसे हमें घर गृहस्थी की बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि घर परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए और कैसे कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अशोक कुमार नाम का एक लड़का रहा करता है जो कि बिहार का रहने वाला है और मुंबई में उसकी नौकरी लगी हुई है। तो मुंबई से पैसे कमाता है और घर पर भेजता है। अब उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। घर के अंदर उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पुश्तैनी ज़मीन भी है। तो ज़्यादा गरीब तो नहीं है वो लोग, पुश्तैनी ज़मीन से अनाज वगैरह घर में हो जाया करता है, तो अच्छे से गुजर बसर हो रहा है। ऊपर से जो ये लड़का है ये कमाने के लिए मुंबई चला जाता है और वहाँ पर अच्छे से खूब अच्छी सैलरी उठाता है और घर वालों को दिया करता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अशोक की शादी हो जाती है एक निशा नाम की लड़की से, जो कि पड़ोस का ही गाँव था, ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर दूर एक ही सड़क पर था। अब यहाँ पर इसकी शादी हो जाती है। निशा की 2 बहनें थी, उनकी शादी होकर वह अपने ससुराल जा चुकी थी और तीसरी निशा थी। भाई निशा का कोई था नहीं। अब निशा अकेली थी, माँ बाप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। निशा की भी अब शादी हो जाती है। तो निशा की शादी होकर के अपने पति अशोक के घर पर दुल्हन बनकर आती है और पति के साथ रहने लगती है। लेकिन उसको अपने माँ बाबा की याद बहुत आती है। अपने पति से कहती है कि देखो मेरे माँ बाबा बहुत बूढ़े हैं, कैसे कपड़े धोते होंगे, कैसे खाना बनाते होंगे, अब तक तो मैं बनाया करती थी खाना उनके लिए, पता नहीं कैसे होंगे। उधर दोस्तों कुछ दिन और गुजरते हैं तो अब जो अशोक होता है उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है कंपनी की और अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और अपने तुम आराम से घर पर रहना। लेकिन लड़की कहती है निशा कि तुम एक बात मानोगे मेरी। वह कहता है बताओ। वह कहती है कि मैं अपने माँ बाप के पास रह लूँ, बहुत ही बूढ़े हैं, क्योंकि तुम तो यहाँ पर रहोगे नहीं, मेरा मन भी नहीं लगेगा, तो क्यों ना मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ, उनकी थोड़ी बहुत देखभाल कर लूँगी और तुम वहीं पर मिलने के लिए आ जाया करना, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों अशोक हामी भर लेता है और उसके बाद घर वाले थोड़ा विरोध करते हैं कि वहाँ क्या करेगी, वहाँ क्यों जाएगी ये। लेकिन फिर भी वे दोनों घर वालों को मना करके और अब यह बात फाइनल कर देते हैं कि अशोक ड्यूटी करेगा और निशा अपने घर माँ बाप के पास रहेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो अशोक होता है ड्यूटी से आता तो निशा के पास ही रुक जाया करता, वहीं उसी घर में 2-2 दिन 4-4 दिन। और बूढ़े बुजुर्ग जो थे, सास और ससुर, वह अशोक के ऊपर बहुत ज़्यादा लाड किया करते, उसको अपना बेटा माना करते। और 2 दिन के लिए आता तो उसको 4 दिन के लिए रोक लिया करते वहीं पर। इस तरह से मामला चल रहा था। और अशोक जो भी पैसे कमाता, उसकी 35,000 रुपये तनख्वाह थी, उसमें से कुछ पैसे अपने माँ बाप को देता और कुछ पैसे अपनी पत्नी को देता। इस तरह से मामला चल रहा था। अब तो दोस्तों
यहाँ पर जब इस तरह से मामला चल रहा था तो उसके जो माँ बाप होते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है कि ये अपनी आधी तनख्वाह अपनी पत्नी को दे देता है और वो पत्नी अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करती है। ये तो गलत बात है, सारी सैलरी हमारे पास आनी चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सारी सैलरी वह घर वालों को दिया करता था, माँ बाप और भाई बहन को। अब तो माँ बाप और भाई बहन को बड़ा बुरा लगता है कि यार ये तो सैलरी इसके पास जा रही है, ये तो बात बिगड़ रही है और हमें तो पैसे चाहिए। अब यहाँ पर एक नया कहते हैं नई कहानी स्टार्ट करते हैं। अशोक को बहकाने लगते हैं, अशोक के मन में उसकी पत्नी के प्रति नफरत भरने लगते हैं। और दोस्तों एक दिन वो आ ही जाता है जब अशोक बुरी तरह से बिगड़ जाता है और अपनी पत्नी से झगड़ा करता है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहती हो। उसकी पत्नी कहती है कि मेरे माँ बाप कितने दिनों के हैं, तुम मेरे पास ही आ जाया करो जब भी तुम्हें आना हो और मैं इनकी सेवा कर लेती हूँ, क्योंकि कोई इनका सहारा नहीं है। तो अशोक भड़क जाता है और अपनी पत्नी से दूर हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों इसके घर वाले, अशोक के घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी हम बहुत शादी कर देंगे, इसको तलाक दे दो, इसको अपने माँ बाप के पास ही पड़ा रहने दो। तो माँ बाप के चक्कर में आकर के अशोक तलाक दे देता है, पत्नी से दूर हो जाता है और अब अशोक वहीं पर कमाता रहता और सारे पैसे घर वालों को भेजता रहता। अब घर वाले बहुत खुश हैं, उनको बेटे के घर का कोई नहीं है मतलब कि घर का बेटे का घर उजड़ गया। ऐसे घर वाले कई होते हैं कई दोस्तों। अब इसी तरह से 2 साल गुजरते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, 4 साल गुजरने वाले थे तभी अशोक की वहाँ पर चोट लग जाती है और पाँव में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो जाता है। और डॉक्टर ने कहा कि भाई अब काम नहीं करोगे तुम, आराम से अच्छी खुराक खाओ और आराम से रहो, अपने घर चले जाना। तो जो अशोक होता है वह अपने घर आ जाता है। घर जैसे ही आ जाता है तो उसके माँ बाबा, उसके भाई बहन की नाक भौहें चढ़ जाती हैं कि ये यहाँ पर आ गया, अब कमाई कौन देगा करके। लेकिन दोस्तों वह कहते भी क्या, क्योंकि उसके पाँव में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी, वह चल भी नहीं सकता था। उसने कहा माँ मुझे अब खुराक दो अच्छी सी, जिससे कि पाँव जल्दी ठीक हो जाए। अब तो ये वहीं पर रहने लगता है दोस्तों। अब जब ये माँ बाप के नज़दीक रहता है तो अब इसको पता लगता है कि इसके माँ बाप ने उसकी पत्नी को छुड़वाया है, क्योंकि कई बात ऐसी बातें पता लगती हैं कि भाई अगर वो इसकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाती तो हमें पैसे कहाँ से मिलते। ऐसी कुछ बातें वह सुन लेता है चुपचाप अपने घर वालों की। उसके बाद दोस्तों अब यह थोड़ा ठीक हो जाता है 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने के बाद, और यह लकड़ी से चलने लगता है। अब तो इसके माँ बाप कहते हैं कि अब तू लकड़ी से चलने लगा है, जा काम कर और पैसे कमा कर ला हमें दे। लेकिन ये कहता है मम्मी पापा मैं पैसे कमाने की मशीन हूँ जो मैं सिर्फ पैसे कमा कर ला कर दे दूँ, आपको ये नहीं दिख रहा कि अभी मेरे पाँव में थोड़ी दिक्कत है। अब दोस्तों माँ बाप कहते हैं दिक्कत तो सही होती रहेगी, वहीं पर कुछ खा लेना, लेकिन पैसे ज़रूरी हैं घर के लिए। अब तो यहाँ पर अशोक का अपना तो घर बिगड़ा पड़ा था और पैसे काफ़ी कमा रहा था और घर वालों को दे रहा था, और वह इसको हिसाब भी नहीं दिया करते कि कहाँ गए पैसे। तो ये बहुत बुरा लगता है इसको, यार ये तो बहुत बुरी बात है। अब इसको मन में भर जाता है कि इसके माँ बाप सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, इससे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन पर भी इसके माँ बाप इससे कह रहे हैं कि जा पैसे कमा कर ला। अब तो अशोक वहीं पर रुक जाता है और रुक जाता है जब तक पाँव ठीक हो। तो और ज़्यादा उसको घर वालों की बातें पता लगती हैं और अब पता लग जाता है कि इसकी पत्नी को इसके घर वालों ने साजिश के तहत छुड़वाया है, जिससे कि इसकी सारी पेमेंट, सारी तनख्वाह हमें मिल जाए, क्योंकि यह अपनी पत्नी को दिया करता था आधी तनख्वाह, तो घर वालों को यह कतई मंजूर नहीं था। अब इस अशोक को पूरी बातें पता लग जाती हैं। अब यह और ही विचार करता है। 2-3 महीने और गुजर जाते हैं तो अब अशोक पूरी तरह से सही हो जाता है और 2-3 महीने गुजरने के बाद घर वाले इसके ऊपर प्रेशर करते हैं, तू नौकरी पर जाता क्यों नहीं है, खाली पड़ा रहता है, और इसको अब खाना पीना भी अच्छे से नहीं देते हैं। कई बार ऐसे सूखी रोटियां दे दिया करते, और ऐसे ही इसके साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि अब यह कमा नहीं रहा था। अब अशोक सारी बातें समझ जाता है और रिश्तेदारों को बुला लेता है। रिश्तेदारों को बुला करके अपना हिस्सा बंटवारा कर लेता है कि जो मेरे हिस्से में चीज़ें आ रही हैं वो मुझे दे दी जाएँ। अब उसके बाद जो रिश्तेदार होते हैं पहले तो ये मना करते हैं घर वाले कि तू अलग कहाँ से क्यों हो रहा है, तेरे बीवी है ना बच्चे हैं, तो कैसे रहेगा अकेला। लेकिन अशोक ने कुछ सोचा हुआ था, वह कह देता है कि नहीं मुझे अलग होना है। उसके बाद दोस्तों वो बंटवारा कर जाते हैं रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग, जो पंचायत बैठती है, और ये अपना अलग से एक मकान बनाने लगता है। यानी कि इसके पास कुछ पैसे थे और अब ये नौकरी लग गया था, और नौकरी कर करके ये एक अच्छा सा मकान बना लेता है 1-1.5 साल के अंदर ही, कुछ पैसे लोन वगैरह पर निकाल करके। अब तो इसका मकान उससे भी अच्छा बन गया था जो इनका पुश्तैनी मकान था। और एक रात ये लेटा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करूं।
उसके बाद सुबह सुबह उठता है, बाइक में किक मारता है, हेलमेट सर पर लगाता है और अपनी पत्नी के गांव की तरफ निकल जाता है। अब दोस्तों, पत्नी के गांव में जाने से पहले, पत्नी के गांव में प्रवेश करने से पहले ही खेतों में कुछ औरतें बकरियां चरा रही थी और इसको पता था कि इसकी पत्नी भी बकरियां चराती है। तो यह उन औरतों के सामने देखने लगता है, सड़क पर बाइक खड़ी हुई थी तो इसको अपनी पत्नी नज़र आ जाती है जो पीठ फेर कर बकरी का बच्चा हाथ में लिए हुए वहाँ पर औरतों से बात कर रही थी और खेतों में बकरियां चल रही थी। यह बाइक को उधर ही साइड में मोड़ देता है और वहाँ जा कर के एकदम से कहता है कि मुझे बकरी चाहिए। अब इसकी जो पत्नी होती है ना, उसके मांग में सिंदूर भी था। पहले तो ये समझता है कि शायद इसने शादी कर ली दिखे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वह एक बार कहता है कि मुझे बकरी चाहिए, खरीदनी है, लेकिन पत्नी कहती है कि साहब अभी इसको हम नहीं बेच सकते क्योंकि अभी ये जवान नहीं हुई है और बच्चे को हम नहीं देंगे। लेकिन वह इसकी आवाज़ को पहचान रही थी कि कहीं सुनी सुनी सी है। अब दोबारा से जब यह कहता है तो एकदम से आवाज़ पहचान जाती है इसकी पत्नी, जिसका नाम होता है निशा, और एकदम से कहने लगती है कि इस हेलमेट को उतारो, और हेलमेट को उतरवाने लगती है। और हेलमेट को जैसे उतारा जाता है तो एकदम से उसे अपना पति अशोक नज़र आता है और अशोक को देख करके उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। अशोक को देखते हुए पत्नी रोने लगती है और अशोक अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है, लेकिन अभी वह कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी जो पत्नी वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अशोक उसको चुप कर रहा था, वह चुप हो नहीं रही थी। उस लड़की की चाची भी वहीं पर थी। अशोक उसकी चाची से कहता है कि चाची जी इसको चुप कराओ ना, और मैं ही तो हूँ, और क्यों रो रही है इतना। तो उसके बाद दोस्तों उसकी चाची उसको चुप कराती है और उसके बाद अशोक पूछता है क्या तुमने शादी कर ली, ये मांग किसके नाम की है। तो लड़की तो अभी रोए जा रही थी, लेकिन जो चाची होती है वह कहती है कि अरे पगले, 4 साल से इसने तेरे नाम का सिंदूर भर रखा अपनी मांग में। कहती है कि चाहे मरे या जिए, लेकिन पत्नी वो हमेशा बनकर अपने पति अशोक की रहेगी, चाहे बेशक तलाक हो गया है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसी के नाम का सिंदूर मेरी मांग में रहेगा, और जब वह नहीं रहेगा तो अलग बात है, लेकिन मैं तब तक उसी की पत्नी हूँ। यानी कि वह समझ जाता है कि इसने शादी नहीं की है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और कहता है पगली, मैं अभी मरा नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे सारा कुछ पता लग गया है कि मेरे घर वालों ने साजिश के तहत तुझे तलाक दिलवाया था, मेरे और तुम्हारे बीच में नफरत पैदा की थी क्योंकि उनको मेरी सैलरी चाहिए थी, और अब मैंने सारा कुछ अलग कर लिया है और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद वह घर जाता है लड़की के, वहाँ पर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और वह खूब रोता अपने सास ससुर के सामने कि मुझे माफ़ कर दो, और उसके बाद वह लोग उसकी शादी मंदिर में करवा देते हैं। और अब लड़की कहती है कि अब मैं जाऊंगी कैसे, मेरे बूढ़े बाबा को तो चला भी नहीं जाता, मेरी माँ को भी और मेरे बाबा को भी। तो उसके बाद वह कहता है कि बूढ़े बाबा और माँ को हम अपने साथ लेकर चलेंगे। उसके बाद अपनी पत्नी और उसके माँ बाप को अपने साथ ला करके अपने घर के अंदर ठहरा देता है। और जब उसके माँ बाप को पता लगता है कि इसने क्या कर दिया, अब तो वह उसको फिर से फुसलाने लगते हैं कि तू ये क्यों ले आया इनको अपनी छाती पर, कहाँ से इनका खर्चा चलाएगा। अब वह कह देता अपने माँ बाप से कि जब मैं तुम लोगों का खर्चा भी चला सकता था उस समय, तो इनका खर्चा क्यों नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे अलग हो गया हूँ, अब तुम्हें तो मुझे कुछ देना ही नहीं है, अपने परिवार का भरण पोषण अपने आप करूंगा और तुम मेरे बीच में मामले में टांग मत अड़ाओ। इस तरह से अपना अलग घर बसा करके अपनी पत्नी और उसके माँ बाप के साथ रहता है। 1 साल के बाद ही फूल सा बच्चा उनको पैदा हो जाता है, और वो खुशियाँ जिनसे वो अछूता था माँ बाप की वजह से या फिर घर परिवार के लोगों की सदस्यों की वजह से, जिन खुशियों को वो जी नहीं पा रहा था, आज वो सारी खुशियाँ उसके घर में हैं, आराम से अपनी पत्नी और उसके माँ बाप के साथ अपना अच्छे से वक्त काट रहा होता है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार परिवार के लोग ही दुश्मन बन जाते हैं जब कोई जब कोई मतलब होता है किसी से। हम सोचते हैं भाई माँ है, बहन है, भाई है, अपनी जगह पर बहुत ठीक है क्योंकि परिवार इनसे शोभित होता है। घर के अंदर माँ है, बहन है, भाई है, तो इनसे एक अच्छा परिवार लगता है कि भाई हमारा भी कोई अपना है। लेकिन कई बार इन लोगों में भी कांटे निकल आते हैं। कई बार ऐसी नफरत ये लोग पाल लेते हैं या फिर ऐसा कोई लालच इनके अंदर जग जाता है कि किसी बच्चे का घर तक नहीं बसने देते हैं। ऐसे मामले बहुत सारे निकल कर आए हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि घर वाले बच्चों के पैसों से प्यार करने लगते हैं और जो उनका असली प्यार होता है उसको देना भूल जाते हैं। यानी कि जो असली प्यार बच्चे से करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए प्यार करते हैं। तो ऐसे माँ बाप का करें भी तो करें क्या। लेकिन ऐसी जगह पर अगर कोई लड़का फंसा हुआ है तो थोड़ा सा सावधानी से, सतर्कता से अपनी ज़िंदगी को अलग कर लें उनसे, अपने जीवन को जिएं, वरना तो तलाक वगैरह करवा देंगे और फिर आप पड़े रहो उनके पैरों में। कमाओगे तो उनका, नहीं कमाओगे तो आपको डांट मारेंगे, रोटियों का भी आपको उल्हाना देंगे कि तू हमारे छाती पर पड़ा हुआ है, रोटियां खाता रहता है।
नहीं कमाओगे तो सारे पैसे वही रखेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी कहाँ रही, आपका परिवार कहाँ रहा, आप कहाँ हैं फिर इस सारे पार्ट प्ले में। तो थोड़ा सा देखें, अगर परिवार ऐसा है कि भाई बेटा तू भी अच्छे से रहे, तुम्हारी पत्नी भी अच्छे से रहेगी, तुम सब लोग अपने हो और आराम से रहो, और अपना जो कमाते हो अपने लिए इकट्ठा करो, अगर बच जाए थोड़ा बहुत देना तो हमें दे दो, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अपना घर गृहस्थी संभालो, हमने अपनी ज़िंदगी जी है और अभी भी हमारे पास है कुछ ना कुछ। तो इस तरह से परिवार चलता है। लेकिन अगर कोई माँ बाप कहने लगे कि अरे तू बहू को क्यों देता है, तू इतने पैसे वहाँ पर खर्च क्यों करता है, सारे पैसे हमें दिया कर, हम बनेंगे तुम्हारे घर के मालिक, तो यहाँ पर बल पड़ जाता है दोस्तों, बल पड़ जाता है। और बच्चे जब तक कमा रहे रहते हैं तब तक तो कोई बात नहीं है, माँ बाप उनके स्वामी होते हैं, स्वामी तो बाद में भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए माँ बाप को कि अगर बच्चे की गृहस्थी बस गई है तो भाई वो अपनी गृहस्थी को चलाएगा। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, हमने तो खूब चलाया अपनी चल्ला में, लेकिन बच्चे भी तो अपनी ज़िंदगी जिएंगे ना, वो भी तो अपने आगे के लिए कोई प्लानिंग करेंगे, उनके पास भी कुछ पैसा होना चाहिए जिसको वह कमाते हैं। तो थोड़ा सा माँ बाप को भी सोचना चाहिए यहाँ पर, और घर को अच्छी तरह से सामंजस्य बना करके घर के अंदर सभी सदस्यों को रहना चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर अगर लोग प्यार से रहते हैं तो वो घर स्वर्ग होता है। अगर उसी घर के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या ब्लेम लगाने लगते हैं या फिर घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं तो वही घर नर्क के समान बन जाता है, या फिर वहाँ पर अपने मतलब की बातें खोजने लगते हैं लोग, तो भी वो घर मतलब नर्क के समान बन जाता है। तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है परिवारों के अंदर। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। देसाई वन्ना भाई कमेंट करते हैं, सर आपकी हर स्टोरी पूरे दुनिया में हर जगह हर घर फैलनी चाहिए, आपकी कहानी हर भाई को ज़रूर सुननी चाहिए। सर आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता है, आप सबसे मेहनत कर रहे हैं और खूब जानकारी आपकी वीडियोस को देखने से मिलती है। थैंक यू सर, मेरा नाम देसाई वना भाई फ्रॉम गुजरात। देसाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुरेश भाई राम राम भाई, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ जी। और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, ब्रजमोहन अवस्थी कमेंट करते हैं, संतोष ओझा कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, रामपाल कमेंट करते हैं, ओकेश परिहार हैं, और सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई जबकि लगातार कमेंट करते थे, अब फिलहाल गायब हैं कई दिनों से। जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सूरज डीओ भाई कमेंट करते हैं जो कि फिजी से हमें देखते हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं, और मुकेश कुमार यूपी 83 से। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, गुड स्टोरी राधे राधे जी, बिहार 28 से रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।